रिंकू की माँ, लो ये आपने पूजा पाठ का सामान जितना याद आया था सब दुकान से लेकर आया हूँ। इस बार खूब मन से जमकर गणेश चतुर्थी मनाओ क्योंकि गणेश जी ने तुम्हारी मन की मुराद पूरी की है। माँ ने चौंकते हुए कहा, कौन सी मुराद? पिताजी ने याद दिलाया। क्यों, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं थी कि स्कूल के बाद रिंकू का एडमिशन बड़े कोचिंग संस्थान में हो जाए और वह इंजीनियरिंग की तैयारी करने वहाँ चला जाए? हाँ, चाहती तो थी, इतनी दूर जाएगा ये नहीं चाहती थी, माँ ने रूहान से आज में कहा। वाह भाई वाह, सपना देखोगे कि बेटा इंजीनियर बने, पर वह रहे तुम्हारे आंचल में। ऐसा संभव नहीं है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, समझी? सब छोड़ो और सब लोग पूजा की तैयारी में लग जाओ। बेटी को बोले, रीना आज कोई फ़ोन हाथ में लेकर नहीं बैठेगा, ठीक है ना? चलो साफ सफाई में माँ का हाथ बटाने। ओहो, पता नहीं सुबह सुबह किसका फ़ोन आ रहा है, अब किसके पास समय है आज के दिन बात करने का। देख तो रीना, कौन है जो इतना बेचैन है बात करने के लिए? माँ ने खींचकर कहा, कुछ लोगों के पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, छोड़ो, जिसका भी है अपने आप ऊब कर रिंग करना छोड़ देगा। माँ मन ही मन बड़बड़ाते हुए गणेश चतुर्थी में अपने गणेश जी को पहनाने के लिए फूलों की माला गूंथ रही थी। तभी बेटी कमरे से हाथ में फ़ोन लिए दौड़ी पूजा घर में आ गई और बोली, माँ देखो ना, भैया का फ़ोन है, बात कर लो। भैया का? परसों ही तो फ़ोन किया था, मैं कितना कुछ पूछ रही थी, वह सिर्फ हूँ हाँ कर रहा था। मन नहीं लग रहा होगा, या रहता तो गणेश चतुर्थी की तैयारी के लिए धूमधाम मचाए रहता है। देखना वह पक्का पूछेगा कि माँ भोग में क्या क्या बना रही हो। छोटी बेटी रीना बोली, माँ हो सकता है कि उसके आसपास कोई होगा, इसलिए भैया कुछ नहीं बोल पा रहा होगा। अभी वह बात करना चाहता है तो कर लो ना। अच्छा रहने दो, बाद में बात कर लूँगी। देख नहीं रही हो ज़रूरी काम कर रही हूँ और ढेरों काम बाकी है। पूजा घर साफ करना है, पूरे घर को फूलों से सजाना है, उसके बाद गणेश जी को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान बनाना है। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, जाओ फ़ोन रखो। फिर से फ़ोन की घंटी बज उठी। रीना देख तो अब कौन है? माँ लड्डू की बूंदी तलते हुए बोली, माँ फिर से भैया का ही कॉल है, तुम पहले बात करो, बाद में व्यंजन बनाते रहना। नहीं, आज समय बहुत कम है, भोग नहीं बना तो गणेश जी को क्या खिलाऊंगी? मेरे दोनों हाथ अभी व्यस्त है, जाओ जाकर पापा को दे दो, वह बात कर लेंगे। रीना ने फ़ोन पिता के पास जाकर दे दिया। पिता को रिसीव करने से पहले ही भड़क गए और खींच कर बोले, ये लड़का पढ़ने गया है कि मटर गश्ती करने गया है? 2400 घंटा फ़ोन पर लटका हुआ रहता है, 5 महीने में 500 बार फ़ोन कर चुका है, हर बार एक ही बात, पापा यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा क्या होता है? पढ़ने के लिए गया है, अच्छा बुरा देखने। माँ किचन से हाथ पहुँचते हुए आई और पूछने लगी, बेटे से बात हुई क्या? क्या कह रहा था वह? आपसे नहीं हुई होती तो क्या कहता? वही बात दोहराता, पापा यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। अब जी जान लगाकर उतने बड़े कोचिंग संस्थान में भेज दिया, ये क्या कम बड़ी बात है? माँ थोड़ी चिंतित होकर बोली, ठीक है आपने बहुत अच्छा किया है उसके लिए, लेकिन वह बच्चा है, अभी माँ बाप से दूर पहली बार गया है, हाल समाचार पूछ लेने में क्या दिक्कत है? अरे भाग्यवान, मेरी औकात नहीं थी उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ाने की, लेकिन उसके कैरियर और तुम्हारी जिद के कारण मैंने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम कर उसे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा है। अब सब कुछ मनपसंद कहाँ से मिलेगा उसे? घर जैसा, घर से इतना लगाव रखेगा तो वह इंजीनियर का खाक बनेगा। माँ को पिताजी की बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पूजा पाठ में लगी रही। पूजा में अगल बगल के पड़ोसी भी आए थे, सब ने एक सुर में यही कहा कि बेटे रिंकू के बिना घर सुना सुना लग रहा है। बगल के पड़ोसी वर्मा जी बोल पड़े, जो भी हो घर भी बच्चों के बिना बिलखता है। उनकी बातों को काटते हुए पिताजी बोले, अरे वर्मा जी, लोटा और बेटा घर में रखने का चीज़ नहीं है, ये दोनों घर के बाहर ही शोभा देता है। बच्चों को भविष्य में कुछ अच्छा बनना है तो उसे घर में बिठाने से नहीं होगा। जहाँ तक दूसरी बात है, आदमी के पास बच्चे को बाहर भेजने पढ़ाने का औकात भी रहना चाहिए। बेचारे वर्मा जी पिताजी की बात सुनकर झेंप गए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को 12वीं के बाद सरकारी कॉलेज में नामकरण करवाया था। माँ वक्त के नज़ाकत को देखते हुए सबको पूजा स्थल के पास ले गई। गणेश जी के लिए उन्होंने अनेकों व्यंजन बनाए थे और बार बार यही कह रही थी कि सब रिंकू के पसंद का है। उन्होंने भोग लगाने के बाद सबके साथ मिलकर आरती किया, सबको प्रसाद बांटा जा रहा था, तभी फिर से फ़ोन की घंटी बजी। रीना बोली, माँ भैया का? उधर से बेटे की आवाज़ आई, माँ खाने में क्या बनाया है? माँ बोली, लाओ दो, मुझे जल्दी से बात कर लेती हूँ। वह मोबाइल लेते ही जल्दी से बोली, हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है, आज गणेश चतुर्थी है ना, तो इत्मीनान से बात बाद में करूँगी। मुझे पता है तेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा होगा, लेकिन तू वहाँ पढ़ने गया है ना, इसलिए मन पढ़ाई में लगाया करो, घर पर नहीं। माँ सब तेरे पसंद का, मालपुआ, हलवा, रबड़ी, लड्डू, पेड़ा, जो जो तुझे पसंद है वही गणेश जी को भी पसंद है। पूरे के पूरे 36 व्यंजन है भोग में, सब प्रसाद खाकर उंगली चाट रहे हैं, लेकिन तू खाने पर ध्यान मत दे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से जुट जा। तुझे इस बार मोहल्ले वालों को दिखा देना है कि तू वहाँ पैसे बर्बाद करने नहीं, इंजीनियर बनने गया है, ठीक कहा ना हमने? अब मैं फ़ोन रखती हूँ। माँ फ़ोन मत रखना। अरे बेटा कल इत्मीनान से बात करूँगी, आज रहने दे, बहुत मेहमान है, सबको प्रसाद खिलाना है। नहीं मुझे सब पता है, तू क्या कहेगा, अब कल बात करूँगी, कहकर माँ ने फ़ोन ऑफ कर दिया। फिर सबको सुनाने लगी, बचपन से ही बहुत नटखट है रिंकू, पकवान का नाम जानना चाह रहा था। कोई बात नहीं, जब भी छुट्टियों में आएगा सब
बनाकर खिला दूंगी। पापा भी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, तुमने ही तो उसे खिला खिलाकर बिगाड़ा है, तभी तो कहता है कि हॉस्टल का खाना उसे पसंद नहीं है। उनकी चुटकी सुनकर उनके साथ मौजूद वहाँ सभी लोग हंसने लगे। खा पीकर सब आराम से सो गए। माँ सोने जा ही रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने किसी और का कॉल देखा तो फ़ोन की आवाज़ कम करके सोने की कोशिश करने लगी। थकान की वजह से तुरंत ही नींद उनकी आंखों को घेर लिया। आधी रात को लगा जैसे कोई उन्हें झकझोरते हुए उठा रहा है। वह उठकर बैठ गई। मन नहीं माना तो तकिए के पास से मोबाइल निकाल कर देखा। सुबह के 4 बजे थे और लगभग 11 मिस कॉल थे। उन्होंने न चाहते हुए भी उस नंबर पर रिंग कर दिया। पता नहीं उनके कानों ने क्या सुना कि अचानक से वे चित कर उठी। उसकी चीख से पूरा घर थर्रा गया और जहाँ सोया था वह दौड़कर माँ के कमरे में आया। माँ अपने बिस्तर से नीचे बेहोश गिरी थी। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सबको लगा कि जरूर कोई कीड़ा या सांप ने माँ को काट लिया है। आनन फानन में उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि किसी कीड़े या सांप ने नहीं काटा है, दवा दारू चलने लगा है। माँ होश में आई और आते ही रिंकू कहते हुए फिर से मूर्छित हो गई। बेटे का नाम सुनते ही पापा वहीं बैठ गए। उनका दिमाग सन होने लगा। तभी वर्मा जी ने माँ के मोबाइल से उसी नंबर पर कॉल लगाया। उधर से जो कुछ भी उन्होंने सुना उनके होश उड़ गए। किसी तरह से परिवार वालों को ढाढ़स बंधाते हुए उन्होंने उस शहर में चलने के लिए कहा जहां हॉस्पिटल में रिंकू जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। वहां पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से पता चला कि हॉस्टल में रहने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल के कैंटीन में खाने को लेकर रिंकू की कहासुनी हो गई थी। दबंगई दिखाते हुए सीनियर स्टूडेंट ने कैंटीन के इंचार्ज से उसे खाना नहीं देने की हिदायत दी थी। साथ ही उसे धमकाया भी था कि वह किसी से भी इसकी शिकायत नहीं करेगा वरना उसे धक्के मारकर हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। जिस कारण रिंकू ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भूख से बेहाल वह कमरे में बेहोश पड़ा था। कोचिंग संस्थान की ऐसी व्यवस्था और वहाँ के सीनियर छात्रों की दबंगई ने एक बेगुनाह बच्चे को जिंदगी और मौत के बीच झूलने पर मजबूर कर दिया था। पिता ने रोते हुए अपना सिर पीट लिया। डॉक्टर जो रिंकू की जान बचाने में लगे हुए थे उन्होंने कहा, आप लोगों को अपने बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। शायद वह यही बताने की कोशिश कर रहा था। एक बात आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती कि अपने बच्चे के दुनिया में आने के बाद ही आप माँ और बाप कहलाए थे, फिर उनका कीमत आप क्यों नहीं समझ पाते? आपके लिए आपका बच्चा कीमती है या उसका करियर? डॉक्टर की बातों को पिता निर्जीव के समान सुन रहे थे। एकाएक उन्होंने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और जार जार होकर रो पड़े। डॉक्टर की कोशिश बेकार हो गई। कुछ दर्द की बूंदें उसकी आंखों से भी झलक गई थी। माँ को तो होश ही नहीं था। लगभग 3 महीने कोमा में थी। जब भी होश में आती तो एक ही बात कहती थी, मैं हत्यारन हूँ अपने बच्चे की। नियति कहिए या लापरवाही, माँ बाप का घोंसला उजड़ चुका था। अति महत्वाकांक्षा और दुनिया को दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चे के अंतर्नाद को अनसुना कर दिया था। काश एक बार सुन तो लेते।